हाय गाइस, वेलकम टू आई एडवेरा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं श्रीलंका के क्राइसिस के ऊपर। जो वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुकी है, उस फाइनेंशियल क्राइसिस के पीछे का क्या कारण है, पीछे का क्या सीन है, वो हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज किन किन टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे कि आखिर इस क्राइसिस में गवर्नमेंट का क्या रोल है। दूसरा, ये दिक्कत कब से शुरू हुई और गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं गया। तीसरा, किस देश की वजह से ये क्राइसिस आई है, आखिर किस देश का मॉडल यहाँ पे अपनाया गया जिसके वजह से यहाँ पे क्राइसिस आई है। चीन और श्रीलंका के बीच में क्या कोई समीकरण ऐसा था जिसके वजह से क्राइसिस आई, वो क्या समीकरण था। साथ ही साथ आईएमएफ, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, उसका इसके पीछे क्या रोल है। चीनी निवेश जो एफडीआई के रूप में श्रीलंका में किया गया है, उसका इसमें क्या रोल रहा है। तो बिल्कुल भी आप अंत तक देखिएगा, तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि आखिर इसके पीछे का क्या वजह है। अभी हम लोग इन शॉर्ट अगर देखें तो श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा बिल्कुल समाप्त हो चुका है। विदेशी मुद्रा केवल इतना ही बचा है कि कम से कम, या ये कहिए कि अधिक से अधिक 1 महीने तक का ही आयात हम कर सकते हैं। वहां पर ईंधन, खाद्य सामग्री, कुछ भी आयात करने के लिए पैसा नहीं बचा है। सारी दिक्कतें आ रही, 13 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। इन्फ्लेशन रेट 17% से ऊपर जा चुका है और करेंसी डीवैल्यूएशन के कटघरे में आ खड़ी है, यानी लगातार डीवैल्यूएट हो रही है करेंसी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इन बात पर ध्यान दें कि आखिर गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, गवर्नमेंट इसको कैसे आगे बढ़ाई है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि सारा का सारा जिम्मेदार गवर्नमेंट को ही माने, तो उसमें कितना रोल गवर्नमेंट का है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पिछले आंकड़े हैं और जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट, पिछली गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। गवर्नमेंट की कुछ जो स्कीमें थी, कुछ जो बातचीत थी, कुछ जो कह सकते हैं कि नियम उपनियम लागू किए गए थे, वो इस इकोनॉमी को बर्बाद कर चुकी है। फर्टिलाइजर का पूरी तरह से रोक दिया गया, फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया, जिसकी वजह से उत्पादन घटा और उत्पादन घटने की वजह से वहां पे महंगाई यानी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 2019 के चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो 2019 के चुनाव में राजपक्षे यानी जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जनता से वादा किया था कि हम टैक्स में कटौती करेंगे और टैक्स में उन्होंने कटौती किया और उसका भी प्रभाव यहाँ के इकोनॉमी पर बहुत जबरदस्त पड़ा है। इधर जो कोविड-19 फैला, कोविड-19 के वजह से वहां का जो कह सकते हैं कि पर्यटन था वो बर्बाद हो चुका। वहां पर सारा का सारा पैसा जो विदेशी मुद्रा के रूप में आता है, वो पर्यटन के रूप में आता है और पर्यटन कोविड-19 की वजह से वहां पे रोक लगा दी गई, वहां पे आने जाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया और जो टूरिस्ट हैं वही वहां के मेन बिजनेस को आगे बढ़ाते थे, वो पूरी तरह से ठप हो गया, जिसकी वजह से भी वहां फाइनेंशियल क्राइसिस आई है। अब यहाँ हम बात करें कि ये दिक्कत कब से हो रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो पता चलता है कि आर्थिक संकट की शुरुआत जो है 2 साल पहले से ही हो गई थी। कोविड आने के पहले से शुरू हो चुकी थी। उस समय तक श्रीलंका अपने फॉरेन जो करेंसी था, फॉरेन करेंसी का लगभग 70% भाग यूज कर चुका था। उसके पास लगातार गिरती हुई अर्थव्यवस्था थी। 30% फॉरेन करेंसी बची हुई थी, जिसका कि कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल वो अब नहीं कर पाएगा। वर्तमान में केवल अगर देखा जाए तो केवल और केवल $2 बिलियन उसके पास बचे हुए हैं और इसको अगर हम देखें तो केवल और केवल 1 महीने का ही गुड्स वो इंपोर्ट कर सकता है। इसके साथ ही साथ चीन का $7 बिलियन कर्ज है। अब समझिए कि चीन का एक भारी कर्ज इनके ऊपर लगा हुआ है, इसे देना है और वो भी भारी ब्याज दर में देना है। कितना ब्याज दर है अभी आगे डिस्कस करते हैं। विदेशी कर्ज और चीन पर अत्यधिक निर्भरता भी खराब इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कारण बना है। यहां पर सन 2000 का अगर हम आंकड़ा देखें तो 2000 में श्रीलंका में एक योजना लाई गई और वो योजना क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रिक ग्रोथ स्कीम। और वो जो सेंट्रिक ग्रोथ मॉडल जो अपनाया गया, वो वैसा का वैसा ही मॉडल है जैसा चीन में अपनाया गया। अब यहाँ पर श्रीलंका को एक लालच था कि अगर हम इस मॉडल को अपनाते हैं तो श्रीलंका में जो है, जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी दर बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो है
नेशन का ग्रोथ भी होगा। इन दोनों के लालच में उन्होंने वो सेगमेंट को अपनाया और इस मॉडल में लंका में चीन में 2006 से लेकर 2010 तक लगभग 12 बिलियन डॉलर का निवेश किया। यानी ये कह सकते हैं कि 2006 से लेकर के 2019 तक श्रीलंका में चीन का एक बहुत बड़ा रोल था और चीन का जो बहुत बड़ा रोल था उस रोल में चीन पूरी तरीके से श्रीलंका के साथ था, कर्ज देने में, उसको बचाने में नहीं। चीन ने श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और उस प्रोजेक्ट का कुल लागत 1.4 बिलियन डॉलर खर्च किया जाना आंका गया। चीन आगे बढ़ करके उसको पैसा देना शुरू किया, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये सारा का सारा जो खर्च है वो 2043 तक होगा, तो चीन ने अपने सारी चीजों को वापस लेना शुरू कर दिया है और अभी इस प्रोजेक्ट को रोक दिया है। इन केस अगर हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में पूरा भी होता है, अगर पूरा भी होता है तो 2043 तक खींचेगा और 2043 तक खींचेगा तो चीन ने अपना पूरा प्लॉट तैयार कर चुका है। चीन का मानना है कि अगर हमने इस पे पैसा दिया तो 43% भूमि उसके पास 99 साल के लिए लीज पर होगी, क्योंकि श्रीलंका फाइनेंस के मामले में बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है। उसके पास और कोई तरीका नहीं है कि हम पैसा कहां से उठाएं, तो पूरी तरीके से आश्रित हो चुका है किस पर? चीन पर। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तानी ऐसा देश है जो चीन पर आश्रित है, लेकिन अब ये दूसरा देश श्रीलंका बन चुका है। सबसे बड़ा मसला श्रीलंका का एक और खड़ा हुआ है, जो है हम्बनटोटा बंदरगाह का। राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे का सबसे जो है मनचाहा प्रोजेक्ट है ये, और इसकी शुरुआत उन्होंने 2010 में की थी और 2010 में जब इन्होंने इसकी शुरुआत की तो सभी बहुत सारे राष्ट्र से धन मांगना शुरू किया कि हमें इसके लिए फाइनेंस करिए, लेकिन कोई भी पड़ोसी राष्ट्र जो है वो धन देने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर व्यवसायिक व्यवहार्यता यानी कि कमर्शियल वायबिलिटी का अभाव था। वहां पर ऐसा कोई भी चीज दिख नहीं रहा था जिसे हम कमर्शलाइज करके अपना धन वापस ले सकते हैं। अब मामला गया चीन के पास। चीन की पैनी नजर, क्योंकि भारत को घेरना है इसलिए चीन की पैनी नजर उस पर पहुंची और उन्होंने कहा ठीक है हम आपको पैसा देंगे, और उन्होंने $1 बिलियन ऋण की पेशकश भी कर दी राजपक्षे ने, और वो पैसा यहाँ आना भी शुरू हो गया, यानी श्रीलंका में आना भी शुरू हो गया। लेकिन जब उनकी सरकार चली गई तो नई सरकार ने कर्ज से बचने के लिए एक तरीका अपनाया, और वो तरीका है डेब्ट फॉर इक्विटी स्वैप का। और इसके आधार पर उन्होंने क्या किया कि हम्बनटोटा बंदरगाह जब बनकर के तैयार होगा तो उसका 15,000 एकड़ भूमि 99 साल के लीज पर चीन के पास रहेगा। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह चीन पूरी तरीके से श्रीलंका को निगलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उस पर उसका पैसा लग चुका है। अब वो पैसा कर्ज के रूप में श्रीलंका कैसे वापस करेगा, ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि मगरमच्छ के मुंह में पूरा का पूरा सिर आ गया है। कैसे बचाएगा श्रीलंका, ये देखना है। पिछले 50 वर्षों में अगर हम IMF की भूमिका देखें तो यहां पर 16 बार श्रीलंका ने उसके पास धन जाकर के मांग की है कि धन हमें दे दो, हमें डेवलपमेंट के लिए धन यूज करना है, लेकिन IMF ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, जिसे हार करके चीन से ये मैत्री करनी पड़ी। और अब पाकिस्तान के बाद श्रीलंका एक ऐसा दूसरा देश है जो चीन के रहमो करम पर चल रहा है। तो ये थी IMF की भूमिका। अब अगर हम लोग बात करें कि चीनी निवेश कितना वहां में बढ़ चुका है, तो चीनी निवेश की अगर हम बात करते हैं तो 2006 में नरोचलाई पावर प्लांट, 2007 में हम्बनटोटा बंदरगाह, 2010 में जो है मटला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, इन सब पर पैसा किसका लग रहा है? चीन का लग रहा है। और कोलंबो बंदरगाह यानी कोलंबो अपनी हम लोगों ने बात किया तो एक दूसरा प्रोजेक्ट है कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, उस पर भी चीन का काफी बड़ा पैसा वहां पे इन्वेस्ट हुआ है। और साथ ही साथ लोटस टावर, इतने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो श्रीलंका में चल रहे हैं और उस पर सब पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा दारोमदार है वो सारा का सारा चीन का है। अब आप समझ सकते हैं कि चीन कितने बड़े सपने को लेकर के श्रीलंका के साथ जुड़ा है। 2012 से लेकर के 2018 के बीच में अगर हम बात करें तो चीन का कर्जा श्रीलंका पे $5 अरब हो गया है। अब $5 अरब का कर्जा श्रीलंका कैसे वापस करेगा? उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पूरी तरह से ढह चुका है। अब यहां पर एक चीज और बता दें कि चीन ने बड़ी चालाकी से अपने प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट
करना शुरू कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से श्रीलंका चीन पे आश्रित हो चुका है। यानी चीन अपने ही सारे के सारे प्रोडक्ट को वहां भेज रहा है ताकि श्रीलंका उसको यूज करे और यूज करने के बाद अपनी तरक्की के सारे रास्ते बंद कर दे। अब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि चीनी इंपोर्ट श्रीलंका में बढ़ चुका है, और जब श्रीलंका में चीनी इंपोर्ट बढ़ा है तो श्रीलंका का एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम होता गया। अब जब धीरे धीरे कम होता गया तो यहां समझ सकते हैं कि श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा का अभाव, यानी अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा मिलती है, अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो विदेशी मुद्रा न के बराबर होगी। तो जो हम आयात कर रहे हैं, जो हम दूसरे देशों से सामान मंगा रहे हैं, उसको अपने देशों के करेंसी में भुगतान करना बहुत बड़ी समस्या है, और बहुत सारे नोट्स को छापने पड़ेंगे, और नोट का इशू करना उस देश के लिए इन्फ्लेशन बढ़ाने के बराबर हो जाएगा। यानी इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ेगा, करेंसी का डिवैल्यूएशन होना तय है, और जो आज श्रीलंका में हो रहा है। चीन ने श्रीलंका में अगर एफडीआई के रूप में पैसा लगाया है तो 30% का शेयर होल्डिंग उसके पास है, यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन के पास मौजूद है, जिससे वो लंका में 50 बड़ी योजनाओं में अपने पैसे को लगा दिया है एफडीआई के तौर पर। अगर हम ये कहें कि कितना पैसा दिया है चीन ने और कितना ब्याज ले रहा है, तो चीन जितना पैसा दिया है उस पर 6.5% यानी 6.5% का ब्याज दर ले रहा है, जो एशियाई विकास बैंक के द्वारा दिए गए कर्जे का दुगना है, या कह लीजिए दुगने से भी अधिक है। आज स्थिति ये हो चुकी है कि श्रीलंका के कुल रेवेन्यू का 83% जो पैसा है वो कर्ज देने में खत्म हो रहा है, और आर्थिक संकट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वहां पर घरेलू समस्याएं शुरू हो चुकी हैं। अभी ताजा अगर न्यूज देखा जाए तो वहां की जनता जो है वो सड़कों पे उतर रही है, तोड़फोड़ कर रही है, जनता को दबाया जा रहा है। लेकिन कब तक, और कब तक इस तरह से श्रीलंका की जनता इन सारी चीजों को सहेगी जिसमें सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। आगे के वीडियो में हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि अगर श्रीलंका को इस कर्ज के जाल से निकलना है तो वो क्या क्या उपाय कर सकती है। तो देखना ना भूलिएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम कुछ सुझाव देंगे। अगर वो सुझाव श्रीलंका अपनाता है तो निश्चित ही वह कर्ज के जाल से निकल सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।